नमस्कार एंड वार्म वेलकम टू द मालवीय एकेडमी। आप सभी क्रांतिकारियों के लिए फिर से हम आ गए हैं और इस बार जो है हम 2022 के जो आपके लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आज सॉल्यूशन देखेंगे कि वो उसका अप्रोच क्या है। और जैसा कि हर वीडियो में हम ये रिपीट करते हैं कि यह जो है आपको पीवाईक्यू की तरह नहीं देखना है, अल्दो हम एक जो है आपके सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ पे पीवाईक्यू लिख दिए हैं, बट आपको ये करना है कि आपको इसमें सीखना है, आपको प्रयास करना है कि आप देखें कि किस तरह से क्वेश्चन किया जा रहा है, किस तरह से जो है पैसेज अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, इस चीज़ को आपको फोकस करना है। तो चलिए हम लोग जो है आज 2022 के पीवाईक्यू को देखते हैं। आज ये इसका फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम जो है पहले 4 पैराग्राफ को देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे पैराग्राफ को हम लोगों को करना है। ठीक है, ये आपकी तैयारी का अहम ये पड़ाव है क्योंकि बाकी सारी कंसेप्चुअल जानकारी जो सपोर्टिव मटेरियल है ये इसके बाद इसका जो 2022 का पीवाईक्यू जब खत्म हो जाएगा तो हम उसके बाद आपके सबको थोड़ा बहुत सपोर्टिव मटेरियल्स भी प्रोवाइड करेंगे। फिर हमारी पेड कोर्सेज भी आ जाएगी तो वहाँ तो हम व्यवस्थित करेंगे सारी चीज़ों को। तो चलिए आज हम देखते हैं यहाँ पर 2022 के पीवाईक्यू के बारे में। यहाँ पहला पैराग्राफ आपके पास है, यहाँ पर देखिए ये रिट से संबंधित है। ठीक, रिट कह रहा है कि रिट इज अ पब्लिक लॉ रेमेडी। रिट क्या है? एक पब्लिक लॉ रेमेडी है। आप जानते हैं कि आर्टिकल 32 और 226 के तहत जो है आपको रिट की ये राइट दिया गया है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट किसी स्टेट अथॉरिटी या किसी पब्लिक अथॉरिटी द्वारा अगर कर्टेल किया जाता है तो आप जो है ये अगर आर्टिकल 32 के अनुसार देखें तो सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के अनुसार देखें तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो वहीं पे ये बात कर रहा है कि रिट इज अ पब्लिक लॉ रेमेडी, इट रेफर्स टू अ फॉर्मल रिटन ऑर्डर इशू बाय अ जुडिशियल अथॉरिटी, ये डायरेक्टिंग टू द इंडिविजुअल और अथॉरिटी टू डू और ये रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट। यह क्या होता है? ये रिट यह जो है किसी भी जुडिशियल अथॉरिटी द्वारा एक रिटन जो है ऑर्डर होगा जो किसी इंडिविजुअल या किसी अथॉरिटी को जारी किया जाएगा फॉर डूइंग और फॉर ये स्टॉपिंग टू डू समथिंग, यानी कुछ करने के लिए या कुछ कर रहा होगा तो उसके मनाही के लिए। ठीक है, The High Court, while exercising its power of judicial review, does not act as an appellate body. It is considered with the ये illegality, उसके बाद irrationality and procedural impropriety of an order passed by the state or a statutory authority. A high court is empowered to issue direction, order or writ for the enforcement of fundamental rights and for any other purpose. ये यहाँ पर बताया गया है कि हाई कोर्ट को जो है ये पावर दिया गया है कि वह जो है कोई अगर इरेगुलर है या इरेशनल है या इम्प्रॉपर है तो उसके लिए वो रिट जारी कर सकता है, ये उसको पावर दिया गया है। ठीक, फंडामेंटल राइट को या फिर इस तरह के कोई और भी अदर लीगल राइट्स हों तो उसके लिए। ठीक, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये और अदर राइट के लिए भी ये बात किया गया है क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट के संदर्भ में। अगर हम जो ये रिट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की बात करते तो वहाँ ओनली ये आप फंडामेंटल राइट की बात करते। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज डिस्क्रिशनरी एंड इक्विटेबल। यह जो है एक डिस्क्रिशनरी पावर है। रिट ऑफ मैंडेमस यूज टू ए कोर्ट कमांडिंग टू द पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म ये पब्लिक ड्यूटी बिलोंगिंग टू इट्स ऑफिस। अब उसी तरह के एक रीट होता है मैंडेमस। मैंडेमस के रीट जो है जारी किया जाता है किसको? टू ए पब्लिक अथॉरिटी, एक पब्लिक अथॉरिटी को, टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी बिलोंगिंग टू इट्स ऑफिस, कि उसके ऑफिस के दायरे में आने वाला कोई काम है उसको करने के लिए रिट ऑफ मैंडेमस जारी किया था। इट कैन बी इशू ओनली व्हेन अ लीगल ड्यूटी इज इम्पोज्ड ऑन द अथॉरिटी एंड द पटिशनर हैज द राइट टू कंपेल टू परफॉर्मेंस ऑफ सच ड्यूटी। कह रहे कि ये तभी जारी किया जा सकता है जब उस अथॉरिटी को वो काम करने के लिए लीगली बाइंडिंग हो और जो पिटिशनर है उसको जो है ये ड्यूटी परफॉर्म कराने के लिए उसको जो है पावर दिया गया। ठीक,
रिट ऑफ मैंडेमस इज रिक्वेस्टेड टू बी इशूड इंटर एलिया। ठीक, अब ये कह रहा है कि यह इस तरह के जो है ये रीट जो है रीट ऑफ मैंडेमस जारी किए जाएंगे टू कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी विच में अब देखिए इंटर एलिया का मतलब है कि वह जो है ये किन किन चीज़ों के बारे में वो बात कर रहा है, विच मे बी एडमिनिस्ट्रेटिव, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए हो सकता है, मिनिस्ट्रियल हो सकता है, स्टैट्यूटरी नेचर के हो सकते हैं। अ रीट ऑफ मैंडेमस मे बी इशू इन फेवर ऑफ अ पर्सन हु एस्टेब्लिश अ लीगल राइट इन हिमसेल्फ, या उस व्यक्ति के संदर्भ में भी जारी किया जा सकता है जिसका जो है लीगल राइट हो। इट मे बी इशू अगेंस्ट अ पर्सन हु हैज़ मैंडेटरी लीगल ड्यूटी टू परफॉर्म बट हैज़ नेग्लेक्ट टू डू सो, या कुछ ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है जिसका कोई पब्लिक ड्यूटी हो और वह परफॉर्म करने में चूक गया हो, वो परफॉर्म करने में असफल रहा हो। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ मैंडेमस इज प्रिवेंटेड डिसऑर्डर इमेनेटिंग फ्रॉम द फेलियर ऑफ जस्टिस एंड द रिक्वायर्ड टू बी ग्रांटेड इन ऑल केसेज वेयर द लॉ हैज एस्टेब्लिश सो ए स्पेसिफिक रेमेडी। ठीक, ये कह रहा है कि यह जो है इस मैंडेमस का उद्देश्य क्या है कि फेलियर ऑफ जस्टिस से बचाना और पब्लिक ये स्पेसिफिक जो भी ड्यूटी है उसको परफॉर्म कराना। ठीक है, सामान्य सी बात कह रहा है इसमें। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन इससे दिए गए हैं, ये पैराग्राफ छोटा है और आसान भी है आपके लिए। द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट मेड अ रूल टू मेक अन डिस्क्रिशनरी टू ग्रांट ये डियरनेस अलाउंस। कह रहा है कि ये सरकार जो है कुछ ये रूल्स बनाती है फॉर किसके लिए, डिस्क्रिशनरी टू ये डियरनेस अलाउंसेस यानी महंगाई भत्ता। ठीक, ये जो है डियरनेस अलाउंसेस का मतलब होता है कि समथिंग गिवन टू कंपनसेट द इन्फ्लेशन, यानी महंगाई बढ़ रही है, दाम बढ़ रहे हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट जॉब में जो है उनको सरकार जो देती है भत्ता जिसको आप कहते हैं, उसको आप जो है डियरनेस अलाउंस कहते हैं टू इट्स एम्प्लॉय। वन ऑफ द एम्प्लॉई ये फाइल्ड अ रिट ये पिटीशन सीकिंग ए मैंडेमस टू कंपेल द गवर्नमेंट टू ग्रांट डियरनेस अलाउंसेस। अब देखिए ये डिस्क्रिशनरी है, गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशनरी है कि वो चाहे तो दे सकता है चाहे तो नहीं दे सकता। एक एम्प्लॉई जो है यह पिटीशन फाइल रिट पिटीशन फाइल करता है कि यह जो है उसको जो है ये रिट के थ्रू उसको डियरनेस अलाउंस मिलने चाहिए। कंपेल यानी वह जो है ज़बरदस्ती ये बात कहता है। ठीक, अब कह रहा है इन गिवन सिचुएशन, इस स्थिति में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या यह सही है। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पहला ऑप्शन दिया है कि रीट ऑफ मैंडेमस कैन नॉट बी ग्रांटेड एज नो लीगल ड्यूटी हैज इम्पोज्ड टू द गवर्नमेंट टू ग्रांट डियरनेस अलाउंस। पहला ही आप जो स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बात तो सही लग रहा है कि कोई भी ऐसा, देखिए ये डिस्क्रिशनरी पावर है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है कि गवर्नमेंट आपको दे ही दे। ठीक, तो यह जो है चूंकि यह लीगली ड्यूटी नहीं है, इस कारण से यहाँ पर गवर्नमेंट को ये मैंडेमस वाली रीट जो है लागू नहीं होती है। अगर कोई ऐसा राइट हो जो फंडामेंटल हो या ऐसी कोई लीगल ड्यूटी हो जिसको गवर्नमेंट का करना ये मैंडेटरी हो, तभी जो है ये रिट पिटीशन लग सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। A public spirited citizen filed a writ petition seeking a mandamus to compel the government to make a law to curb the ill effect of the climate change। ठीक, अब ये कह रहा है कि यह जो है एक ये पब्लिक स्पिरिट व्यक्ति है, एक नागरिक है जो सरकार को जो है इसलिए बाध्य करता है, इसलिए जो उन पर दबाव डालता है कि आपको जो है कुछ लॉ बनाना चाहिए टू कर्ब द इल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए एक कानून बनाना चाहिए। ठीक, कर्व का मतलब टू स्टॉप समथिंग। तो यह जो है आप देखेंगे कि इसमें कह रहा है कि इन गिवन सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। कह रहे कि रीट ऑफ मैंडेमस कैन बी ग्रांटेड एज इट इज़ द इक्विटेबल रेमेडी। कह रहे कि यहाँ पर रीट ऑफ मैंडेमस जो है ग्रांट हो सकता है। दूसरा कह रहा है रीट ऑफ मैंडेमस कैन नॉट बी ग्रांटेड एज नो लीगल ड्यूटी इम्पोज ऑन द गवर्नमेंट टू पास ए लॉ टू कर्ब द इल इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज।
कह रहा है कि रिट ऑफ मैंडेमस जो है ग्रांट नहीं हो सकता है क्योंकि इस तरह का कोई गवर्नमेंट पे लीगली बाइंडिंग नहीं है। आप जानते हैं कि डीपीएसपी के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ये बात लिखा गया है कि वह क्लाइमेट से को बेटर करने के लिए काम करेगी गवर्नमेंट। लेकिन ऐसा आप ये भी जानते हैं कि डीपीएसपी में कोई भी रूल जो है बाइंडिंग नहीं होता है, गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो मैंडेटरी नहीं है, वह लीगली बाइंडिंग नहीं है। यानी जब वहाँ लीगली बाइंडिंग नहीं है, लीगली ड्यूटी नहीं है, तो रिट ऑफ मैंडेमस क्या होगा, काम नहीं करेगा, तो वह जो है यहाँ पर रिट नहीं काम करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसे ही है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर द पार्टी टू कंट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड। मिस्टर ए और मिस्टर बी जो है दो पार्टी हैं फॉर ए कंट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड, वो वस्तु को बेचने के लिए कंट्रैक्ट करते हैं। अपन ब्रीच ऑफ कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ओनली मिस्टर ए, अब देखिए कह रहा है कि यह जो है कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जो है वह ब्रीच होता है, टूट जाता है वो उनका संविदा। मिस्टर बी फाइल्ड अ रिट पिटीशन सीकिंग अ मैंडेमस टू कंपेल मिस्टर ए टू परफॉर्म हिज ये ऑब्लिगेशन अंडर द कंट्रैक्ट। तो मिस्टर बी जो है यह जा करके रिट पिटीशन डाल देते हैं रिट ऑफ मैंडेमस का कि यह जो है कोर्ट आदेश दे कि ए को अपनी ड्यूटी कंपेल ये ड्यूटी करने के लिए कंपेल किया जाए, बाध्य किया जाए। तो यहाँ पर क्या यह जो है ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्या उनको जो है रिट पार्टीशन मिलेगा? तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि यह कॉन्ट्रैक्ट जो है ये प्राइवेट लॉ है, यानी यह जो है आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें आप दोनों के बीच ही वो लागू होता है, इसमें फर्दर अथॉरिटी किसी का भी इंटरप्शन नहीं होता है। यानी यह जो है आपको इसके थ्रू आप रिट में नहीं जाते, आप कहाँ जाते, कंट्रैक्ट लॉ के अंदर ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट में जाते। पहली बात तो ये समझे। अब देखिए ऑप्शन करे कि रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी ग्रांटेड, नहीं ये ग्रांटेड नहीं होगा। रिट ऑफ मैंडेमस कैन नॉट ग्रांटेड एज देयर इज अ नो वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, क्योंकि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ इसलिए नहीं होगा। देखिए बात तो सही है, लेकिन ये हाई कोर्ट के संदर्भ में सही नहीं है। हाई कोर्ट के संदर्भ में आपको बताया ही फंडामेंटल राइट एज वेल एज अदर लीगल ऑब्लिगेशंस, तो ये फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ दूसरे जो है लीगल ड्यूटी आपकी है, लीगल अगर राइट है उसके लिए भी हो सकता है रिट। तो ये केवल फंडामेंटल राइट को कह रहा है, ये गलत हो गया। अगला ऑप्शन देखिए, रिट ऑफ मैंडेमस कैन नॉट बी ग्रांटेड एज मिस्टर बी राइट अंडर द कंट्रैक्ट इज अ प्राइवेट राइट। कह रहा है कि यह मैंडेमस जो है ग्रांट नहीं किया जाएगा क्योंकि ये कंट्रैक्ट क्या है, एक प्राइवेट राइट है, ये निजी अधिकार है। ठीक, तो ये आपको सबसे सूटेबल जो है आपको आंसर है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन आते हैं, लाइसेंसिंग ऑफिसर इज अंडर द स्टैट्यूटरी ड्यूटी टू इशू अ लाइसेंस टू एप्लीकेशन हु फुलफिल द कंडीशन प्रिस्क्राइब फॉर द यूज ऑफ सच लाइसेंस। एक लाइसेंसिंग ऑफिसर है जिसको जो है उसका ये ड्यूटी है टू इशू लाइसेंस ऑन एप्लीकेंट के लिए, और वो जो पूरे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, मिस्टर एक्स एंड अपीलांट, मिस्टर एक्स एक जो है आवेदन करता है, फुलफिल्ड ऑल कंडीशन प्रिस्क्राइब फॉर द इशू ऑफ सच लाइसेंस, वो लाइसेंस इशू करने के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, बट हिज एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ लाइसेंस वाज रिजेक्टेड बाय द लाइसेंसिंग ऑफिसर। लेकिन उनका जो है ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब क्या इन गिवन सिचुएशन वो जो है रिट के लिए जा सकते हैं? कौन करेक्ट है आपको यहाँ पर देखना है। ठीक, कह रहे कि ये रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी ग्रांटेड कंपेलिंग द लाइसेंसिंग ऑफिसर टू इशूइंग लाइसेंस। अब देखिए यहाँ पर चूंकि ये लाइसेंसिंग ऑफिसर क्या है, एक पब्लिक अथॉरिटी है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है नहीं, क्योंकि ये सरकार के आदमी है, तो ये प्राइवेट के ये जो है पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ ये जारी होता है। तो एक तो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, दूसरा कि इसकी लीगल जो है राइट है, अगर ये पूरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो इसकी लीगली जो है बाइंडिंग है कि इसको आपको जारी करना चाहिए। इस कारण से अगर यह जाता है तो इसको क्या होगा, रिट ऑफ मैंडेमस मिलेगा, क्योंकि ये लाइसेंसिंग ऑफिसर पब्लिक अथॉरिटी है और पूरा कंडीशन फुलफिल होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि रिट ऑफ मैंडेमस कैन नॉट बी ग्रांटेड, ये गलत है। रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी ग्रांटेड एज द डिस्क्रिशन ऑफ लाइसेंसिंग ऑफिसर, नहीं, यहाँ पे डिस्क्रिशन नहीं है, उनको ये जारी करना पड़ेगा। रिट ऑफ मैंडेमस कैन नॉट बी ग्रांटेड, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। ठीक, तो क्या होगा, रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी ग्रांटेड कंपेलिंग द लाइसेंस ऑफिसर टू इशू द लाइसेंस।
कोई, हमने बताया कि मैंडेमस कब जारी कर किया जाता है, या तो कोई पब्लिक अथॉरिटी अपनी काम नहीं कर रहा हो या कोई अपना अधिकार से बढ़ के काम कर रहा हो। तो यहाँ ये अपना काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए रिट जो है इनको जारी होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट। इसमें कह रहा है कौन सा ये जो है इनकरेक्ट है, यानी गलत इसमें कौन है। रिट ऑफ मैंडेमस मे बी इशू इन फेवर ऑफ अ पर्सन हु एस्टेब्लिश द एग्जिस्टिंग ऑफ लीगल राइट। अगर वो कोई व्यक्ति अपनी लीगल राइट को साबित कर देता है तो रिट ऑफ मैंडेमस उसको जारी किया जाएगा। सही बात है, बिल्कुल ये तो सही है। कह रहा है कि रिट ऑफ मैंडेमस मे बी इशू अगेंस्ट अ पर्सन और अथॉरिटी हु हैज़ अ मैंडेटरी ड्यूटी टू परफॉर्म बट हैज़ टू फेल और हैज़ नेग्लेक्टेड टू डू सो। ये ऐसे आदमी के खिलाफ जारी किया जाएगा जिसको राइट है कोई पब्लिक वर्क करने को, लेकिन वह अपने ये वर्क को नहीं करता है या अवॉइड करता है। ये भी सही बात है। फिर कह रहा है रिट ऑफ मैंडेमस इज ये परपोर्टेड टू प्रिवेंट डिसऑर्डर इमेनेटिंग फ्रॉम द फेलियर ऑफ जस्टिस। रिट ऑफ मैंडेमस जो है जस्टिस के फेलियर को दूर करने के लिए के उद्देश्य से जारी किया जाता है। ये भी सही बात है, आपने ये देखा। अगला कह रहा है रिट ऑफ मैंडेमस मे बी रिक्वेस्टेड टू इशू अ कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ प्राइवेट ड्यूटी विच मे बी एडमिनिस्ट्रेटिव, मिनिस्ट्रियल और स्टैट्यूटरी इन नेचर। ये देखिए रिट ऑफ मैंडेमस जारी तो किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए या मिनिस्ट्रियल पर्पस के लिए या स्टैट्यूटरी पर्पस के लिए, लेकिन यहाँ पर क्रक्स क्या है इसका कि देखिए प्राइवेट ड्यूटी के लिए लिख दिया, ये नहीं पब्लिक ड्यूटी के लिए होना चाहिए। प्राइवेट ड्यूटी के लिए रिट जारी नहीं किया जा सकता है, तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट क्या है? इनकरेक्ट ऑप्शन डी है। तो आप देखिए कैसे आपको जो है आपको सारा चीज़ ये पैसेज में पूरी लाइन ये थी एडमिनिस्ट्रेटिव, ये मिनिस्ट्रियल, स्टैट्यूटरी, ये प्राइवेट ड्यूटी नहीं थी। ठीक, चलो अगले आते हैं अगले पैसेज पे। अगला पैसेज जो है यह सेकुलरिज्म से संबंधित है। कह रहा है कि टू मेंटेन द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी नॉट ओनली डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी द फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप। कह रहा है कि यह जो है ये धर्म निरपेक्ष, ये जो है पंथ निरपेक्ष जो है कैरेक्टर को बनाए रखने के लिए केवल कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडियन फ्रीडम ये ऑफ रिलीजन ही नहीं देता है, केवल जो है धर्म की आज़ादी किसी व्यक्ति को या ग्रुप को नहीं देता है, बट इट ऑल्सो ये अगेंस्ट द जनरल पॉलिसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट एनी मनी बी पेड आउट द पब्लिक फंड फॉर प्रमोटिंग द मेंटेनिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ये इतना ही नहीं देता है, इसके अलावा ये भी बात कहता है कि कोई भी संविधान के अंदर ये लिखा गया है कोई भी पब्लिक जो है फंड किसी एक पार्टिकुलर रीजन को प्रमोट करने के लिए नहीं लगाया जाएगा। कह रहा है ना कि ये जनरल पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट एनी मनी बी पेड आउट ऑफ पब्लिक फंड, किसी भी सार्वजनिक निधि से पैसा पेड नहीं किया जाएगा फॉर प्रमोटिंग और मेंटेनिंग पार्टिकुलर रिलीजन, किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग इट इज प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया that no person shall be compelled to pay any tax, the proceeds of which are specifically appropriate in the payment of expenses of promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination। कह रहा है कि इसके साथ ही ये भी बात लिखा गया है कि कोई व्यक्ति जो है किसी धर्म के लिए या किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स पे करने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा, यानी धर्म के नाम पे टैक्सेस नहीं लिया जाएगा। ये भी आपने देखा। ठीक, अब देखिए दिस डज नॉट प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम इनेक्टिंग अ लॉ टू इनकर एक्सपेंसेस फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। हालांकि यह जो है किसी धर्म विशेष पे खर्च करने के लिए कोई अलग से लॉ बनाने के लिए राज्य को नहीं रोकता है, ये मना नहीं करता है। बट बाई सच लॉ, लेकिन वो कानून नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स और प्रोसीड ऑफ विच आर टू बी सो यूटिलाइज। लेकिन वो कानून में ये ध्यान रहना चाहिए कि कोई व्यक्ति को ज़बरदस्ती जो है धर्म के नाम पे पैसा नहीं लिए जाए, टैक्स पे करने के लिए कंपेल नहीं किया जाए। दिस हाउएवर डज नॉट इनवैलिडेट लेवी ऑफ फी टू प्रोवाइड सेम सर्विस।
Thus, a fee can be levied on the pilgrim of religion fair to meet the expenses of measures taken to safeguard the health, safety and welfare of ये pilgrims। इसके साथ साथ कह रहा है कि किसी जगह पे मेला लग रहा है या कोई ये रिलीजियस pilgrims है, वहाँ पर कोई अगर फ़ी लिया जाता है, कोई ये नॉमिनल जो है फ़ी लगाया जाता है, तो वो ये टैक्स के रूप में नहीं माना जाएगा। वो माना जाता है कि वो फ़ी इसलिए लगाया जाता है कि वहाँ जो खर्चे आ रहे हैं, जो पब्लिक सेफ्टी पे आ रहा है, जो उसको कंट्रोल करने में आ रहा है, जो अरेंजमेंट में आ रहा है, उसके लिए वो लगाया गया है। ठीक, सच फी लेविड बाई अ स्टेट विल बी वैलिड, और उस तरह के जो फ़ी लिए जाएंगे वो वैलिड होंगे, बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ सच फी such contribution is not to foster or preserve religion but to control secular administration of religious institution। वह इसलिए उसको हम ये वैलिड मानेंगे क्योंकि वह किसी धर्म को जो है दबाने या बढ़ाने के लिए नहीं लिया जा रहा है, वो उसके एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको कुछ यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको ध्यान से देखिए। करेंगे मिस्टर ए टैक्स पेयर ऑफ वेरियस टैक्स लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मिस्टर ए एक टैक्स पेयर हैं, ये फाइल्ड रिट पिटिशन टू इशुएंस ऑफ रिट ऑफ मैंडेमस डायरेक्टिंग द स्टेट टू फॉरबियर फ्रॉम स्पेंडिंग एनी अमाउंट फ्रॉम द पब्लिक फंड ऑफ द स्टेट टू रिनोवेशन ऑफ द वाटर टैंक ये वाटर टैंक बिलोंगिंग टू द हिंदू टेम्पल इन द स्टेट। These tanks were used to general public irrespective of their religion affiliation for bathing and drinking purpose। देखिए लास्ट लाइन बहुत क्रूशियल है। कह रहा है कि इनका कोई व्यक्ति हैं, टैक्स पेयर हैं, जो रिट ऑफ मैंडेमस जारी करा देते हैं सरकार के खिलाफ, इसलिए क्योंकि वह जो है एक हिंदू टेम्पल पे बने हुए टंकी को रिपेयर करा रही, और वो टंकी का पर्पस क्या है, वो टंकी यूज कैसे होता है, फॉर द जनरल ये पर्पस ऑफ ये बाथिंग एंड ये ड्रिंकिंग ऑफ वाटर इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ये रिलीजियस, कि वो लोग जो है अपने धर्म के का वहाँ कोई नहीं, हर धर्म के लोग जो है बाथिंग के लिए और ड्रिंकिंग के लिए वो पानी यूज करते हैं। अब क्या यहाँ पर आपको देखना है कि वह जो है ये उनका रीट जो है ये सही होगा या गलत होगा। कह रहा है कि द स्टेट इज प्रोमोटिंग और मेंटेनिंग अ हिंदू रिलीजन, यह जो है हिंदू रिलीजन को प्रमोट कर रहा है, नहीं, क्योंकि ये लाइन खुद ही कह रहा है कि ये पूरे जनरल पब्लिक है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, उसके धर्म को छोड़ करके, मतलब धर्म यहाँ इररेस्पेक्टिव है। द स्टेट कैन नॉट बी सेड टू प्रोमोटिंग और मेंटेनिंग द हिंदू रिलीजन। कह रहा है कि यहाँ पर स्टेट जो है ये नहीं कहा जाएगा कि वो किसी धर्म को, हिंदू धर्म को प्रमोट कर रहा है, ये सही बात है। यहाँ पर हिंदू धर्म के लिए वो नहीं कर रहा है, चूँकि वह जो है टंकी अल्दो हिंदू टेम्पल के ऊपर है, लेकिन यूज उसका क्या है, फॉर द जनरल पब्लिक। ठीक, तो ये आपका दिस स्टेट इज कंपेलिंग सिटीजन टू पे टैक्स प्रमोशन ऑफ हिंदू रिलीजन्स, ये तो ऐसे ही गलती है। द स्टेट इज कंपेलिंग सिटीजन टू पे टैक्स फॉर मेंटेनेंस, ये भी गलत है, टैक्स के लिए यहाँ कोई नहीं बात किया गया है। चलिए अब कह रहा है कि कम्युनल राइट बिटवीन रिलीजन ए एंड रिलीजन बी, एक जो है सांप्रदायिक दंगा हो जाता है ए और बी के बीच, रिजल्टेंट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेस टू वर्शिप ऑफ बोथ रिलीजन इन अ स्टेट, और दोनों के जो है पूजा के स्थल टूट जाते हैं उस राइट में। एज अ रिजल्ट द स्टेट गवर्नमेंट यूटिलाइज पब्लिक फंड फॉर रिस्टोरिंग द प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर बोथ रिलीजन। वो स्टेट क्या कर रही है कि अपने पब्लिक निधि से, मतलब सरकार जो है अपने पैसे से दोनों रिलीजन के जो टूटे हुए वर्शिप प्लेस है उसको फिर से बनवा दे रही है। ठीक, ए एंड बी ये दोनों रिलीजन के लिए। अब कर रहे इन द गिवन सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट, द स्टेट गवर्नमेंट्स एक्ट इज वायोलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इट प्रोमोटिंग मेंटेनिंग पार्टिकुलर रिलीजन, ये गलत है। किसी खास रिलीजन का कहाँ वो जो है ये उसको मेंटेनेंस कर रही है, वो तो दोनों के लिए कर रही है। द स्टेट गवर्नमेंट्स एक्ट इज नॉट वायोलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इट नॉट प्रोमोटिंग और मेंटेनिंग एनी पार्टिकुलर रीजन। कह रहा है कि यह जो है संविधान का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि वह जो है किसी धर्म विशेष का नहीं कर रही है। वो क्यों ये फिर से दोनों को बनवा दे रही है, रिस्टोर करा दे रही है, ताकि दोनों धर्म में शांति व्यवस्था हो जाए। तो यहाँ पर किसी धर्म की प्रमोशन की बात नहीं है, ये जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाइए। कह रहा है कि कम्युनल राइट
between religion A and religion B resulted in the destruction of a place of worship of religion B। अब कह रहा है कि यहाँ पर ये डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेस ऑफ रिलीजन ऑफ बी इन द स्टेट। एज ए रिजल्ट द स्टेट गवर्नमेंट यूटिलाइज पब्लिक फंड फॉर रिस्टोरिंग द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ रिलीजन बी। कह रहा है कि मान लीजिए सिचुएशन थोड़ा सा और बदल देते हैं कि इस कम्युनल राइट में ए और बी में के साथ जो हुआ था उसमें जो है केवल बी का जो है रिलीजन प्लेस जो है उसमें तो दोनों टूटे थे, इसमें बी का टूटा और गवर्नमेंट ने उसको पब्लिक फंड से उसको रिस्टोर करा दिया, बी का जो है पब्लिक प्लेस को बनवा दिया। अब कह रहा है कि इस संदर्भ में आपको बताना है कि क्या ये ऑप्शन सही है। कह रहा है कि द गवर्नमेंट एक्ट इज वायोलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज प्रोमोटिंग मेंटेनिंग पार्टिकुलर रिलीजन। नहीं, ये देखिए खास रिलीजन के लिए बात नहीं किया गया, चूंकि जिसका टूटा है उसका बनवा देगी। यहाँ पर ए का टूटा ही नहीं तो ए का क्यों बनवा, बी का टूटा बी को रिस्टोर करा दी, बनवा दी। द स्टेट गवर्नमेंट एक्ट इज नॉट वायोलेटिव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज प्रोमोटिंग एंड मेंटेनिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन। कह रहा है कि यह जो है वायोलेशन तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन यह किसी ये धर्म को प्रमोट कर रही है, ये भी गलत बात, प्रमोट नहीं कर रही है। द स्टेट गवर्नमेंट एक्ट इज नॉट वायोलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इट इज नॉट प्रोमोटिव एंड मेंटेनिंग रिलीजन। यह जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन नहीं है क्योंकि वह किसी भी तरह का पर्टिकुलर धर्म का जो है ये उसको प्रमोट नहीं कर रही है। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट एक्ट इज वायोलेटिव ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये गलत है। ठीक, चलिए अगला कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट पासेस अ लॉ मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर ऑल रेसिडेंट ऑफ ए स्टेट टू पे ऑफ hefty pilgrims tax so as to aid the state in organizing a popular religious pilgrim in the state। यहाँ पर ये स्टेट गवर्नमेंट जो है एक लॉ बनाती है कि वहाँ पर उस क्षेत्र के सभी जितने रहने वाले जितने निवासी हैं वो क्या करें, एक हैवी ड्यूटी पे करें। ठीक, ये हैफ्टी का मतलब होता है ह्यूज, बड़ा, हैवी। ठीक, ये उसके बाद कह रहा है द एड पिलग्रिम इज अंडरटेकन ओनली बाय द फॉलोवर्स ऑफ रिलीजन एक्स, और वो जो है पिलग्रिम्स जो है वो केवल एक खास रिलीजन एक्स के लोग उसमें भाग लेते हैं। ड्रॉ ए लार्ज नंबर ऑफ फॉलोवर ऑफ रिलीजन एक्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री ऑफ द स्टेट एवरी ईयर, और वह जो है उस खास जो है धर्म के लोग हर साल पूरे देश से आते हैं। ठीक, जैसे आप कुंभ वाला ये कंडीशन आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि इन द गिवन सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो है ये इसमें ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिए ये मैंडेटरी कर दी है, इट मैंडेटरी फॉर ऑल रेसिडेंट, सबके लिए अनिवार्य कर दिया, सबको टैक्स देना पड़ेगा, सबको फी देना पड़ेगा उस ये। अब मान लो अगर कुंभ का मेला लगे और पूरा कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों को आपको देना ही देना, इतने रुपए का आपका चंदा कटेगा, नहीं देंगे तो आपको जो है गवर्नमेंट पनिश करेगी, ये तो गलत हो जाएगा ना। देखो पार्टिकुलर रिलीजन के लिए आपको मैंडेटरी प्रोविजन बनाना क्या है, ये वायोलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के रिलीजियस राइट का, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायोलेशन है। कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट इज एक्ट इज वायोलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज नॉट प्रोमोटिंग। नॉट प्रोमोटिंग के कारण ये गलत हो गया, स्टेटमेंट प्रमोट कर रही है। ठीक, द स्टेट गवर्नमेंट एक्ट इज नॉट वायोलेटिव ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट, नहीं ये वायोलेशन है, ये भी स्टेटमेंट गलत। द स्टेट गवर्नमेंट एक्ट इज वायोलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इट इज कंपेलिंग सिटीजन, देखिए जबरदस्ती ले रही है टू पे टैक्स फॉर प्रमोटिंग और द मेंटेनिंग रिलीजन एक्ट, जबरदस्ती कर रही है। जितने भाग लेने वाले हैं उनसे केवल चंदा लेती, केवल उनका जो है टिकट लिया जाता, तो यहाँ पर जो है ये आपका ये आंसर सी होगा। ठीक है, अब देखो द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन इज टू प्रोवाइड फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ सर्टेन हिंदू रिलीजन्स endowments, where religious endowments means to property belonging to or given to endow for the support of temple। ठीक, यहाँ पर ये स्टेट लेजिस्लेशन का यह जो है उद्देश्य है टू प्रोवाइड फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन टू गवर्नेंस ऑफ अ सर्टेन हिंदू रिलीजन्स एंडोमेंट, कि जो दान दिए जाते हैं, जो परिसंपत्तियाँ दी जाती है, उसके लिए जो है एक बेटर जो है ये फ्रेमवर्क बनाना। वेयर रिलीजियस एंडोमेंट मीन्स, जहाँ कह रहा है कि रिलीजियस एंडोमेंट का अर्थ होता है
प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू गिवन और एंडो फॉर द सपोर्ट ऑफ टेम्पल, वो धन जो किसी मंदिर के सपोर्ट में दान कर दिया गया हो किसी मंदिर के लिए। द स्टेट लेजिस्लेशन वेस्टेड द ये सुपरविजन ऑफ पब्लिक टेम्पल इन द स्टेटरी अथॉरिटी कमिश्नर ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टॉलमेंट। ठीक, अब उसके लिए उन्होंने क्या बना दिया, एक अथॉरिटी बना दिया, कमिश्नर ऑफ हिंदू रिलीजियस इंडोमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग द एक्सपेंसेज ऑफ द कमिश्नर एंड हिज स्टाफ। एवरी हिंदू टेम्पल इन द स्टेट इज रिक्वायर्ड अंडर प्रोविजन ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन टू पे एनुअल कंट्रीब्यूशन टू द सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर एनुअल इनकम। और कह रहा है कि वो स्टाफ और जो उसके लिए कमिश्नर बन रहे हैं उनके पेमेंट के लिए हर मंदिर को कहा गया कि आपके जितना एनुअल इनकम है उसका कुछ कंट्रीब्यूशन आप पे करेंगे। अब कह रहा है इन गिवन सिचुएशन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एनुअल कंट्रीब्यूशन प्रोवाइडिंग अंडर द स्टेट लेजिस्लेशन। स्टेट लेजिस्लेशन ने जो एनुअल इनकम की बात कर रहा है, एनुअल जो कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, उसके संदर्भ में कौन सा कथन जो है ये सत्य है, ये आपको बताना है। कह रहा है कि इट इज़ नॉट वायोलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट टू प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट एंड ये इंस्टीट्यूशन। पहला कह रहा है कि यह भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं है क्योंकि यह जो है सरकार अपने पैसे से नहीं कर रही है, वो क्यों बनाया जा रहा है, उसी मंदिर के या ट्रस्ट के रेगुलेशन के लिए बनाया जा रहा है और उसी से पैसा लिया जा रहा है, तो पब्लिक फंड यूज नहीं हो रहा है। पहली बात ये सही स्टेटमेंट हो सकता है। और आगे वाला स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज़ नॉट वायोलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट इज फॉर टेस्टिंग द हिंदू रिलीजन। नहीं, ये गलत हो गया, ऐसा कहीं नहीं मेंशन है। इट इज़ वायोलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज ये बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट इज फॉस्टरिंग द हिंदू रिलीजन। नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फॉस्टरिंग ऑफ हिंदू रिलीजन नहीं है। इट इज़ ये वायोलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज इट्स सब्जेक्ट टू नॉट इंक्लूसिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजन्स एंडोमेंट बिलोंगिंग टू ऑल रिलीजन। कह रहे कि यह जो है ये वायोलेशन है क्योंकि यह सभी धर्मों के लिए नहीं किया जा रहा है, ये भी गलत है। ये तो इसका प्रॉपर आंसर क्या होना चाहिए, यह होना चाहिए कि ये नॉन वायोलेटिव है क्योंकि आप देखोगे यह ट्रस्ट से ही पैसा लेके उसी को रेगुलेट किया जा रहा है, पब्लिक फंडिंग यूज ही नहीं हो रहा है। तो जब तक किसी पब्लिक फंड का यूज रिलीजियस के ये बढ़ावा देने के लिए हो तब तक हम जो है ये नहीं कहेंगे कि वायोलेटिव है। तो ये आसान था, ये पैसेज बहुत आसान था। अब देखोगे कि 2022 में जो पैसेज पूछे गए थे छोटे पैसेज थे और आसान थे। ठीक, तो हर साल जो है कभी थोड़े बड़े पैसेज, कभी अब जो है एक पैटर्न बन गया है कि डेली ये मतलब नियरली जो है 400 वर्ड्स या 450 वर्ड्स के लिए आप जो है तैयार रहेंगे कि वो उस तरह के पैसेज आपसे पूछे जाते हैं। थोड़ी सी अब जो है लेंथी करते जा रहा है पैसेज, नंबर ऑफ जो है पैसेज कम किया है लेकिन उनका जो है ये नंबर ऑफ वर्ड्स इन पैसेज जो है वो इंक्रीमेंट होती जा रही है। अब यहाँ पर आप देखोगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी टू ऑल सिटीजन सर्टेन फंडामेंटल फ्रीडम्स। यहाँ भी यह जो है कॉन्स्टिट्यूशन से इस साल 2022 में कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए। कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी टू ऑल इट्स सिटीजन सर्टेन फंडामेंटल फ्रीडम्स, कुछ जो है मूलभूत स्वतंत्रता जो है वो देती है हमारी ये संविधान, विच आर रिकॉग्नाइज एज देयर फंडामेंटल राइट, जिसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट कहते हैं। हाउएवर दिस फंडामेंटल फ्रीडम गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर नॉट एब्सोल्यूट एज नो राइट कैन बी। लेकिन ये फंडामेंटल राइट जो संविधान द्वारा दिया गया है वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी एकदम जो है फ्रीली निरपेक्ष नहीं है। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को आप जो है गाली देते फिरो, गाली नहीं बक सकते हो आप पब्लिक में जा करके, आपको ऑल्दो दिया गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो यह जो है आपको इसी की बात कर रहा है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। ईच ऑफ दिस फंडामेंटल राइट इज लायबल टू बी कंट्रोल्ड, curtailed and regulated for some extent by law made by the parliament or state legislature। करे कि प्रत्येक जो है फंडामेंटल राइट को कंट्रोल या कर्टेल किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है काफ़ी हद तक बाय द पार्लियामेंट यानी संसद द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य के विधानमंडल द्वारा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द ग्राउंड एंड ये पर्पस
फॉर विच द लेजिस्लेचर कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट गारंटीड टू सिटीजन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है कुछ ग्राउंड्स मेंशन करती है जिसके आधार पे आपके राइट को ये देखिए रीजनेबली रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है आर्बिट्ररली जो है रिस्ट्रिक्ट किया जाए, आपको जो रिस्ट्रिक्शन किया जाएगा उसका प्रॉपर कॉज होगा, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात किया गया है। द स्टेट कैन नॉट ट्रेवल बियॉन्ड द ये कंटूर ऑफ दिस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन कर्विंग द फंडामेंटल राइट गारंटीड टू द सिटीजन। और राज्य जो है इस जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उसके बियॉन्ड जा करके उस ये इस तरह के जो है फंडामेंटल राइट को जो सिटीजन को दिए गए हैं नहीं रोक सकती है। While determining the constitutional validity of a restriction imposed on the fundamental right by the legislation, the court is not concerned with the necessity of the restriction or the wisdom of the public underlying it, but only whether the restriction is in excess of the requirement and whether the legislature has overstepped to the constitution limitation। अब कह रहे कि जब ये कोर्ट देखता है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है तो ये नहीं देखता है कि ये पॉलिसी में कितनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया गया, जबकि वो ये देखता है कि क्या संविधान ने कॉन्स्टिट्यूशन ने ओवर स्टेप तो नहीं किया, अपने दायरे से निकल के बाहर तो नहीं बना दिया, जितना उसको राइट दिया गया उससे ज़्यादा ओवर राइट तो यूज़ नहीं कर रहा है। ठीक, 2 ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटीड टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया आर द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। कह रहे हैं कि इसमें से 2 फंडामेंटल राइट की वो बात करता है जो प्रत्येक नागरिकों को दिया गया है, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि आप ये जो है आप आर्टिकल 90A के अंदर देखेंगे तो ये जो राइट दिया गया उसमें है कि आप किसी भी इंडियन टेरिटरी के अंदर कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। दूसरी राइट ये भी दिया गया था कि आप स्टेट के किसी पार्ट में भी रिसाइड कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। हाउएवर द स्टेट मैट इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन दीज राइट्स बाई लॉ, हालांकि राज्य जो है इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है इन इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, सामान्य जो है ये पब्लिक के लिए, और द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब, या किसी शेड्यूल ट्राइब एसटी के जो है ये इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे जहाँ एसटी पॉपुलेशन है वहाँ पर आपको जाने के लिए मना है, वहाँ पर जो लोकल अथॉरिटी है उसके परमिशन के बगैर आप अंदर नहीं जा सकते। आप जाएंगे अगर लोग ये पब्लिक अथॉरिटी के साथ जाएंगे, उसके रिप्रेजेंटेटिव के साथ जाएंगे, ये एसटी के जो है राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ लॉ इज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच कंसिस्टेड ऑफ ये प्रोविजन मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर द एवरी पर्सन राइडिंग अ 2-व्हीलर इन इंडिया। ठीक, कह रहा है कि ये जो है कानून बनाया जाता है पार्लियामेंट द्वारा विच कंसिस्ट ऑफ अ प्रोविजन टू मेकिंग अ मैंडेटरी फॉर एवरी पर्सन राइडिंग अ 2-व्हीलर इन इंडिया और टू वियर अ हेमलेट, ये फेलिंग विच सच पर्सन हैज मेड लाइबल टू ए फाइन, कि सभी लोग जो 2 पहिया वाहन पे चलते हैं वो हेलमेट पहने, और वो हेलमेट अगर नहीं पहनते हैं तो उन पे जो है क्या है फाइन किया जाएगा। मिस्टर एक्स और सिटीजन ऑफ इंडिया वाज फाइंड फॉर वायोलेशन ऑफ सच ये सेड प्रोविजन, और एक मिस्टर एक्स हैं उनको इसी के लिए फाइन किया जा रहा है। मिस्टर एक्स चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी टू सेड प्रोविजन, अब कह रहे हैं कि वह जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट दिया गया है उसका जो है जा करके विरोध करते हैं कि उनको तो फ्रीली घूमने का आज़ादी है, वो क्यों पहनेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि इन द गिवन सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट है ये आपको बताना है। कह रहा है कि प्रोविजन इज वायोलेटिव, तो ऐसे ही काट दोगे आप गलत, क्योंकि यह जो है देखो ये फंडामेंटल, ये तो एक सामान्य नियम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज़ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम टू मूव फ्रीली, ये गलत है। ऐसा जो है ये आपको मूव फ्रीली थोड़े रोक रहा है, आपको घूमने से थोड़े रोक रहा है, आपको तो कह रहा है कि आप थोड़ी सी अपनी सुरक्षा कर लें, तो ये तो ऐसे ही। तो अब तो इतने स्मार्ट आप हो गए होंगे प्रैक्टिस करते करते कि आप जो ही देखेंगे ऐसे तो पूरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जो पहला ही यहाँ इसको एलिमिनेट करेंगे। कह रहा है कि द प्रोविजन इज़ नॉट वायोलेटिव, हाँ ये नॉट वायोलेटिव है, इसको आगे पढ़ेंगे, of the Constitution of India because it is reasonable restriction on the freedom to move free throughout the territory of India। कह रहा है कि यह जो है ये रिस्ट्रिक्शन
ये रीजनेबल है, यह तार्किक है, यह किसी लॉजिक के साथ लगाया गया है, तो यह नॉन वायलेटिव है। तीसरा कह रहा है मिस्टर एक्स फंडामेंटल राइट इज मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज वायलेटेड, ये वायलेट नहीं हुआ, ये गलत है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये आपको जो है ये करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर कह रहा है अ ग्रुप ऑफ इंडियन स्टूडेंट ऑफ XYZ यूनिवर्सिटी, एक स्टूडेंट का ग्रुप है XYZ यूनिवर्सिटी का, हाँ, लोकेटेड इन दिल्ली, ये इंडिया, ये पोस्टेड अ सोशल नेटवर्किंग साइट दैट दे वुड होल्ड अ डेमोन्स्ट्रेशन आउटसाइड द यूनिवर्सिटी ए कैंपस protesting against a recently passed law which made it compulsory for the university student for wearing uniform while attending class। वह जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं किस लिए? क्योंकि अभी एक न्यू लॉ बना दिया गया कि सब लोग जो क्लास अटेंड करेगा उनको यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा। द स्टूडेंट फर्दर थ्रेट ये एंड टू यूज वेदर द मीन्स नेसेसरीली, और वह जो है वो उन्होंने कहा कि यह हमको प्रॉब्लम है कि यह जो है ये यूज वट एवर मीन्स नेसेसिटी, कि यह जो है टू स्टॉप द ऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट, कि हम वो सारा चीज़ करेंगे जो ये स्टूडेंट को इस ऑपरेशन को रोक रहा हो। Therefore, the state authority placed barricade around the university campus in order to restrict move to the student carrying out the demonstration and the ensuring that the demonstration does not turn violent। अब कह रहे हैं कि इस प्रदर्शन को रोकने के लिए उन्होंने बैरिकेटिंग कर दिया यूनिवर्सिटी के अंदर, ताकि यह जो है वायोलेटिव ना हो जाए, यह हिंसात्मक ना हो जाए। अब कह रहा है कि क्या इस तरह की जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है, और रिगार्डिंग द प्लेसिंग ऑफ बैरिकेड्स बाय द स्टेट अथॉरिटी, ये स्टेट अथॉरिटी ने जो बैरिकेड किया उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक, कह रहा है कि द एक्ट इज वायोलेटिव of the Constitution of India because its restriction on the freedom to move freely throughout the territory of India। करें पूरे जो है टेरिटरी में घूमने की आज़ादी है, इसलिए वायोलेशन है, ये गलत है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर आएगा। The act is not violative of Constitution of India because it is a reasonable restriction in interest of the general public। ये सामान्य जनता के लिए तार्किक रूप से जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जो लॉजिकल ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके थ्रू यह है, और ये वायोलेटिव नहीं है, ये वायोलेशन नहीं है आपके राइट्स का। ठीक, तो ये जो है आपका बी इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन द स्टेट, ये पोसेस एंड ये externment order against the Mr. X, a citizen of India। The externment order prohibited Mr. X from residing within the state from the date specific in such order। एक व्यक्ति के खिलाफ जो है ये ऑर्डर पास होता है जो उनको जो है उस राज्य के अंदर रहने के लिए मना किया गया है। द एक्सटर्नमेंट ऑर्डर वाज पास्ड बाय द ये virtue of power conferred to the appropriate authority by law and the constitutional validity of the law has been upheld by the Supreme Court of India। और यह पावर उसको कहाँ पर मिला है? अप्रोप्रिएट ये लॉ, ये अथॉरिटी के साथ मिला है। यह जो है अथॉरिटी जो है ये लॉजिकल रूप से ये लगाई है, और यह जो है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कहाँ मिल रही है? एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ। नेक्स्ट, ये एक्सटर्नमेंट ऑर्डर वाज पास ऑन द ग्राउंड दैट, इस जो है ग्राउंड पे पास किया गया दैट मिस्टर एक्स वाज फाउंड टू बी फ्रीक्वेंटली इंगेज इन इलीगल बिजनेस ऑफ नारकोटिक ड्रग्स, कि वह जो है ये ड्रग्स, नारकोटिक ड्रग्स को बिजनेस में, इलीगल व्यापार में वो सम्मिलित है। वाज इन्वॉल्व इन द सेवरल केसेज ऑफ राइट, और बहुत सारे जो है राइट के केस में इन्वॉल्व है, एंड क्रिमिनल ये इंटिमिडिएशन के जो है मामले में वह जो है संलिप्त है। तो इन पे ये जो है रोक लगा दिया गया। अब करा देंगे गिवन सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द ये एक्सटर्नमेंट ऑर्डर। ये कह रहा है कि उनको जो है बाहर घूमने से रोकने वाली जो ऑर्डर है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट जो है लॉजिकल है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है इट इज़ एन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन और मिस्टर ए फंडामेंटल राइट ऑफ फ्री मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कह रहा है कि यह जो है इनके ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। चलिए ठीक है। कह रहा है इट इज़ एन अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ मिस्टर ए, नहीं अनरीजनेबल तो नहीं है, ये तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। इट इज़ वायोलेटिव ऑफ मिस्टर ए फंडामेंटल राइट टू फ्री मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, नहीं यहाँ पे डायरेक्ट जो है वायोलेशन नहीं है, क्योंकि
यहाँ पर उसका कारण दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा जो है इलीगल बिजनेस में, नारकोटिक ड्रग्स में और जो है सेवरल राइट में जो है वो संलिप्त हैं, तो ये भी नहीं होगा। इट इज़ एन अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, नहीं अनरीजनेबल नहीं है, तो ये क्या होगा, इट इज़ एन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन मिस्टर ए, ठीक, फंडामेंटल राइट, यह जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मिस्टर जे, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वाज इशू अ पासपोर्ट ऑन जुलाई 1, 2020 बाई पासपोर्ट ऑफिस। मिस्टर जे एड जो है भारत के नागरिक हैं, उनको पासपोर्ट इशू होता है पासपोर्ट ऑफिस से 1 जून 2020 को। मिस्टर जे वाज ड्यू टू द ट्रेवल टू स्पेन ऑन जुलाई 15, 2021। ऑन जुलाई 11, 2021 मिस्टर जेड रिसीव अ लेटर फ्रॉम द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, ये इंटीमेटिंग हिम दैट इट was decided by the government of India to seize his passport in public interest. Mr. Jade was requested to surrender his passport within 7 days of the receipt of the letter. इनको पासपोर्ट रिसीव हो रहा है, लेकिन यह जो है ये जेड वाज ड्यू टू ट्रेवल द स्पेन ऑन जुलाई 15 और वह जो है 15 जुलाई को वह उनका ये स्पेन जाने का ट्रेवल फिक्स था। 11 जुलाई को उन्होंने एक जो है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से एक लेटर रिसीव किया जिसमें कहा गया कि सरकार ने आपकी पासपोर्ट जो है पर रोक लगा दी है, सीज कर लिया है ऑन द ये ग्राउंड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। यह जो है ये पब्लिक इंटरेस्ट के ग्राउंड पे अब जो है आपको जो है 7 दिन के अंदर अपना पासपोर्ट जो है आकर के जमा करना होगा, ये सरेंडर करना होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि इन द गिवन सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट, इस स्थिति में यह जो है कौन सा स्टेटमेंट आपको सही है। करेक्ट, मिस्टर जेड कैन चैलेंज द लेटर ऑन द ग्राउंड दैट इट इज वायोलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट फ्री मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कह रहा है कि यह जो है वो चैलेंज कर सकते हैं आप इस ये ऑर्डर को, क्योंकि वह जो है उनके फंडामेंटल राइट को ये कर्टेल कर रहा है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। मिस्टर जेड कैन चैलेंज द लेटर ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ वायोलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया। वो कह रहे हैं कि इस ग्राउंड पर वो ये जो है चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि उनको किस देश के अंदर किसी भी पार्ट में रहने की आज़ादी है। ये तो देश के अंदर की बात तो बिना पासपोर्ट के रह सकते हैं, ये तो एलिमिनेट हो गया, ये तो नहीं हो सकता। कह रहा है कि जेड कैन चैलेंज द लेटर ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ वायोलेटिव ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू पासपोर्ट ऑफ इंडिया। नहीं, ये पासपोर्ट लॉ को वायोलेट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया। एक ये बचा है, अब डी पढ़ते हैं। मिस्टर जेड कैन नॉट चैलेंज द लेटर ऑन द ग्राउंड दैट इट इज वायोलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द फ्री मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड और रिसाइड द सेटलमेंट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। कह रहा है कि मिस्टर जेड जो है ये लेटर को इसका पर चैलेंज नहीं कर सकते हैं दैट इट इज़ वायोलेटिव ऑफ हिज फंडामेंटल राइट ऑफ फ्री मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि पूरे भारत के अंदर, ठीक, उनको जो है ये घूमने की आज़ादी है या निवास करने की आज़ादी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्यों उनका पासपोर्ट ये सरेंडर करने को कहा जा रहा है? ऑन द पब्लिक इंटरेस्ट। सरकार को उनसे कोई जो है ये खुन्नस नहीं है, कोई भी उनसे जो है दुश्मनी नहीं है, वो इसलिए कर रही है। हो सकता है कि उस समय कोई ऐसी जो है, देखिए जहाँ भी पब्लिक इंटरेस्ट लिखा हो मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के कारण से है, इसलिए ये क्या कर सकते हैं, चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक। तो ये जो है ये नहीं चैलेंज कर सकते हैं इस आधार पे कि उनको पूरे देश में घूमने की आज़ादी है, क्योंकि उनको घूमने की आज़ादी तो दिया ही जा रहा है, केवल पब्लिक इंटरेस्ट के। हो सकता है कि उस सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है कि उस समय जो है कोई और मामला हो, तो ये जो है पब्लिक इंटरेस्ट के कारण से ऑप्शन डी आपको ज़्यादा सही लग रहा है। ए के अपेक्षा आप देखोगे तो ये जो है आपको डी सही है, तो ये चैलेंज नहीं कर सकते। चलो अगला इसमें का लास्ट देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फंडामेंटल राइट टू मूवमेंट एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया इज ये सैक्रोसेक्ट एंड द गारंटेड टू ऑल सिटीजन्स। ये कह रहा है कि जो है सबको फंडामेंटल राइट्स जो है ये आपको रिसाइड करने के लिए सभी सिटीजन्स को दिया गया है, ठीक।
कह रहा है कि द फंडामेंटल राइट टू मूवमेंट एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया इज ये सैक्रोसेक्ट बट द गारंटीड सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ सच राइट। कह रहा है कि यह जो है यहाँ पर पूरे क्षेत्र में रखने की जो है ये आज़ादी है, लेकिन वह जो है उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो चलो ये तो सही है, ये तो सही है। हम लोगों को ढूंढना क्या है, इनकरेक्ट ढूंढना है। अब कह रहा है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में बी इम्पोज ऑन द फंडामेंटल राइट टू मूवमेंट एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया बाई लॉ। यह कानून बना करके इस पे जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये भी बात सही है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसी का जो है हाफ ये बात कह रहा है, तो ये भी सही है। अगला कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ इम्पोजिंग ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट कैन बी चैलेंज बाई अ सिटीजन बिफोर द लेजिस्लेचर। नहीं, ये एक तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को चैलेंज किया जा सकता है क्या। तो एक तो बात है कि हाँ, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को आप मेनका गांधी वाले केस में देखोगे, पासपोर्ट जब्त हुआ तो चैलेंज कर दी थी। लेकिन यहाँ पर ये लिखा है बिफोर लेजिस्लेचर, नॉट बिफोर लेजिस्लेचर। बिफोर जुडिशरी रहता तो ये स्टेटमेंट ये सही हो जाता। आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाओगे ना अपने फंडामेंटल राइट के लिए, कि संसद में जाओगे, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। तो ये इनकरेक्ट क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी इनकरेक्ट आपको पूछा है। चलो एक आज के ये लास्ट पैराग्राफ को आज देखते हैं हम लोग, और इससे जो है जुड़े हुए क्वेश्चन को देखेंगे। ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, मैरिज से संबंधित है, और ये आपको हमने देखी हुई, ये हमने बताया कि कुछ लिमिटेड टॉपिक्स जो आपके ऐसे हैं जो बार बार न्यूज़ में रहते हैं और बार बार वहाँ से पैसेज पूछता है ये क्लैट। जैसे हमने हिंदू मैरिज एक्ट का याद करिए कि 2024 वाले में भी इस तरह की एक पैसेज हमने देखा था। तो इसी से मिलता जुलता जो है यहाँ पर एक आपको ये लिखा हुआ है, वहाँ भी देखिए बाइगेमी वाला कंसेप्ट था, यहाँ भी वहीं बाइगेमी का कंसेप्ट है। वेयर ए स्पाउस कंट्रैक्ट अ सेकेंड मैरिज, ठीक, वाइल द फर्स्ट मैरिज इज स्टिल सब्सिस्टिंग। करे कोई भी स्पाउस यानी दंपति अगर दूसरी शादी करता है जबकि फर्स्ट मैरिज इज स्टिल सब्सिस्टिंग, जबकि पहली मैरिज जो है अभी भी है, ठीक, मतलब पहली मैरिज अभी भी वैलिड है, then the spouse would be guilty of the offense of bigamy under the penal law in India। तो पिनल कोड के तहत, दंड कानून के तहत जो है यह दोषी होगा किसका, बाइगेमी का। हमने आईपीसी के अंदर बताया है कि बाइगेमी में अगर आप जो है एक से अधिक शादी करते हैं आप बाइगेमी के अंदर आएंगे। इफ इट इज प्रूव दैट फर्स्ट एज वेल एज द सेकेंड मैरिज वर ये लीगली वैलिड, लेकिन यह तभी लागू होगा जब पहली शादी भी वैलिड हो, दूसरी शादी भी वैलिड हो, तभी तो दो शादी माना जाएगा ना। जैसे मान लो कि पहली शादी जो है आपकी शादी हुई थी लेकिन आपने कोई हिंदू रीति रिवाज से नहीं किया था, आप दोनों लोग जो है हाथ जुड़ाए और जा करके अपने मम्मी से कहे कि मम्मी अब आशीर्वाद दे दो, हम लोग जो है नए ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। अब नए ज़िंदगी की शुरुआत कर लिए मम्मी के आशीर्वाद से, अब शादी का कोई भी सेरेमनी नहीं हुआ। ये जो है एक फिक्स जो है हिंदू मैरिज की सेरेमनी है कि ये सेरेमनी होना चाहिए, सप्तपदी होना चाहिए, जो वो 7 फेरे होते हैं जो वो होना चाहिए, जो फायर ब्लो किया जाएगा वो उसका एक फिक्स जो है ये है कि इस प्लेस पे होना चाहिए। ध्यान रखना, ये शादी करने जाना तो देख लेना कि पंडित जी जो है सभी चीज़ जो है सही प्लेस पे ये रख रहे हैं कि नहीं। अगर वो गड़बड़ हुआ तो शादी इनवैलिड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है कह रहे कि अगर दोनों शादी वैलिड है तो यह जो है यह हम मानेंगे कि बाइगेमी हो रहा है। चाहे पहला, अगर ऐसा हो सकता है पहला वैलिड हो दूसरा इनवैलिड हो तो भी बाइगेमी नहीं। चलिए ठीक, अब कह रहा है कि ऑल द नेसेसरी सेरेमनी रिक्वायर्ड बाय द लॉ बाय द कस्टम हैज बीन परफॉर्म एट द टाइम ऑफ कंट्रैक्टिंग द ये मैरिज। कह रहे कि ये वैलिड तभी मानेंगे जब सारा रीति रिवाज जो है शादी होते समय परफॉर्म हुआ। अकॉर्डिंग टू पिनल लॉ इन इंडिया, इफ अ पर्सन हु हैज़ लिविंग हस्बैंड और वाइफ, कह रहा है कि ये पिनल लॉ यानी आईपीसी के थ्रू अगर किसी भी व्यक्ति के पास कोई जिंदा हस्बैंड या वाइफ है, ये मैरिज अगेन और दोबारा वो शादी करता है, देन सच पर्सन इज लाइबल टू पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट विद द 7 ईयर अलॉन्ग विद द फाइन और कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी। तो उसको 7 साल का जो है ये जेल हो सकता है
या फाइन हो सकता है या फाइन के साथ जेल हो सकता है। 7 साल इसमें सज़ा है आपको, ठीक, 7 साल, देखिए 7 ईयर अलॉन्ग विथ फाइन, 7 साल फाइन के साथ, ठीक। Although the penal law of India is applicable to all citizens irrespective of their religion affiliation, an exception to be offense of bigamy may be created by the law relating to marriage applicable to the followers of the particular religion। कह रहे हैं कि हालांकि आईपीसी यानी जो पिनल कोड है वो सभी ये नागरिकों पे लागू होती है, सभी व्यक्तियों पे लागू होती है, बट इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन्स एंड कल्चर्स, ये किसी भी धर्म के हों, किसी भी संस्कृति के हों, लेकिन यहाँ पर कुछ जो है ये चीज़ों को, कुछ अपवाद को छोड़ के, ठीक, ये अपवाद क्रिएटेड बाई ये फॉलोअर्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, किसी खास धर्म का। जैसे ये आप देखोगे इस्लाम धर्म को मानने वाले, उनके हिंदू धर्म में आप एक से अधिक अगर मैरिज करते हो आप बाइगेमी हो जाओगे, लेकिन अगर वहीं आप मुस्लिम धर्म को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, तो आप जो है एक साथ लिविंग 4 शादियां कर सकते हैं। 4 से अधिक करोगे तो फिर आप दोषी हो, ठीक। तो वहाँ 4th मैरिज तक वैलिड है, हमारे यहाँ फर्स्ट के बाद से ख़त्म। अगर ये लिविंग है, हाँ डेथ हो गया एक वाइफ का, फिर आप दूसरी शादी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, या हस्बैंड का से डेथ हो गया और फिर दूसरी शादी वाइफ कर रही है, कोई ये दिक्कत नहीं। लेकिन अगर लिविंग स्पाउस है तो फिर नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, अब ये तो हो गया। अब यहाँ पर अंडर द हिंदू लॉ रिलेटिंग टू मैरिज, दूसरा, अभी तक ये पिनल लॉ के बारे में बोल रहा था, देखो सब पिनल लॉ के बारे में बोल रहा था। अब दूसरा देखो पार्ट, अंडर हिंदू लॉ, हिंदू लॉ के संदर्भ में कह रहा है रिलेटिंग टू मैरिज बाइगेमी इज नॉट परमिटेड, यहाँ बाइगेमी अलाउ नहीं है, दूसरी शादी अलाउ नहीं है। इफ अ हिंदू वाइफ फाइल्स अ क्रिमिनल कंप्लेन अगेंस्ट द हस्बैंड on the ground that during the subsistence of her marriage her husband had married a second wife by converting into another religion। अब कह रहा है कि अगर, अब यहाँ पर एक ध्यान से सुनिएगा, ठीक, कि ये हिंदू वाइफ जो है क्रिमिनल कंप्लेन कर सकती है अपने हस्बैंड के खिलाफ ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ हर मैरिज, अपने शादी को लेकर के, मतलब शादी, अपने शादी के, ये अगर शादी उसकी कंटिन्यू है और दूसरी शादी होती है तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हर हस्बैंड हैड मैरिड अ सेकेंड वाइफ बाय द कन्वर्टिंग इनटू अनदर रिलीजन विच लीगली परमिट हैविंग मोर देन वन वाइफ, देन द हस्बैंड इज लाइबल टू द पनिश फॉर द ऑफेंस ऑफ बाइगमी। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम, ये हिंदू है और वह जो है एक शादी कर लिया है और उसके बाद अपना धर्म जो है बदल करके और दूसरी शादी कर रहा है, तो उसके संदर्भ में कह रहा है कि हर हस्बैंड हैज मैरिड अ सेकेंड वाइफ, अगर दूसरे वाइफ से शादी करते हैं बाय कन्वर्टिंग इनटू अनदर रिलीजन, दूसरे धर्म में बदल करके, विच लीगली परमिट हैविंग मोर देन वन वाइफ, जो नया धर्म ये अडॉप्ट किए जिसमें एक से अधिक वाइफ का जो है ये परमिशन हो, देन हर हस्बैंड इज लाइबल टू बी पनिश फॉर द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी, फिर भी उसके हस्बैंड जो है बाइगेमी के लिए लाइबल होंगे। द हिंदू लॉ रिलेटिंग टू मैरिज ऑल्सो प्रोवाइड दैट पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस ऑफ बाइगेमी एज प्रोवाइडेड इन द पिनल लॉ ऑफ इंडिया वुड बी एप्लीकेबल टू मैरिज बिटवीन 2 हिंदूज, ठीक। और ये कह रहा है कि यह जो है हिंदू लॉ ये कहता है कि मैरिज से रिलेटेड जो ये प्रोविज़न है बाइगेमी के, ये तभी लागू होगा अगर यह जो है मैरिज 2 हिंदू के बीच होता है, यानी हस्बैंड भी हिंदू है, वाइफ भी हिंदू है, या वाइफ और ये हिंदू है और हस्बैंड मुस्लिम है, तो यहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट होगा, या फिर जो है यहाँ पे पिनल कोड लगेगा, हिंदू लॉ नहीं लगेगा, ठीक है। आगे चलो, अब यहाँ पर देखो कुछ जो है हाइपोथेटिकल कंडीशन है। कह रहा है कि मिस्टर ए हिंदू मेड, ये मिस्टर ए हिंदू मेल, अब चलो मेड कहो या मेल, इस समय जो है हस्बैंड का वही हाल है। ए हिंदू मेल हैज़ बीन मैरिड टू मिस बी, ठीक, हिंदू फीमेल, ये एक मेल है और ये बी जो है फीमेल है। देयर मैरिज वाज सोलेमनाइज एज द पर हिंदू ये रिट्स एंड सेरेमनीज, यह जो है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ये होता है। आफ्टर द मैरिज ऑफ टू द बी, मिस्टर ए अंडरगोज रिलीजन कन्वर्जन इनटू द रिलीजन एक्स विच लीगली परमिट द मेल टू हैव द 2 वाइफ्स। लेकिन उस शादी के बाद ए जो है बहुत रंगीन आदमी है,
देख लीजिए, यह जो है क्या करते हैं, अपना कन्वर्जन कर लेते हैं, धर्म बदल लेते हैं और फिर जो है दूसरी शादी कर लेते हैं, जो धर्म परमिट करता है दूसरी शादी को। आफ्टर दैट ये देयर आफ्टर मिस्टर ए गॉट मैरिड टू सी, वो दूसरी शादी सी से करते हैं। अब फीमेल बिलोंगिंग टू रिलीजन एक्स, जो एक्स रिलीजन की है, इन कंप्लायंस विद ऑल लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्रैक्टिंग द वैलिड मैरिज अंडर एक्स रिलीजन एक्स, और पूरा जो है रीति रिवाज से यहाँ भी होता है। अब कह रहा है कि द गिवन सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन जो है इस अवस्था में सही है। कह रहा है कि ये देखिए, कह रहा है कि आज मिस्टर ए मैरिड मिस्टर सी, द मैरिज ऑफ मिस्टर ए एंड बी हैज़ बिकम इनवैलिड। कह रहा है कि चूंकि यह जो है ए अब सी से शादी कर लिया, इसलिए ए और बी का मैरिज इनवैलिड हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल गलत। कैसे होगा, पहले वाली वैलिड है तो वैलिड रहेगा, अब कन्वर्जन से इनवैलिड नहीं होता। अब कह रहा है कि आज मिस्टर ए इज़ नॉट अ हिंदू, चूँकि यह जो है अब हिंदू नहीं है। द मैरिज ऑफ मिस्टर ए एंड बी इज़ बिकम इनवैलिड, नहीं, धर्म कन्वर्जन से मैरिज पे असर नहीं पड़ेगा। एज ए मैरिज विद मिस्टर सी इज़ नॉट अफेक्टेड द वैलिडिटी ऑफ ये मैरिज विथ बी। कह रहा है कि चूँकि ये भले कन्वर्जन किए ए का, अभी जो है सी के मैरिज होने के साथ भी ए और बी के मैरिज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो है सही कथन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगर मान लो कि ये शादी अगर इनवैलिड हो जाती, ये अगर इनवैलिड हो जाती कन्वर्जन करके दूसरे शादी करने पे, तो फिर बाइगेमी तो लगता नहीं, क्योंकि अब तो एक ही शादी उसकी बची है। बाइगेमी इसीलिए तो माना जा रहा है ना, क्योंकि पहली शादी भी वैलिड है कन्वर्जन के बाद भी। तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला देखो, एज अ हिंदू मेल हिंदू मेल हैज बीन मैरिड टू बी अ हिंदू फीमेल, ए की शादी बी से होती है। देयर मैरिज इज सोलमनाइज एज हिंदू रीत एंड रिवाज, सब जो है हिंदू रीत रिवाज से होता है। आफ्टर द मैरिज टू बी मिस्टर ए अंडर वेंट रिलीजन कन्वर्जन, वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। देयर आफ्टर ए गॉट मैरिज सी, फीमेल बिलोंगिंग टू एक्स, वह जो है सी ई से शादी कर लेते हैं। ए कंप्लायंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट, सब चीज़ वही है। अब देखिए, वी फाइल्ड अ क्रिमिनल कंप्लेन अगेंस्ट मिस्टर ए फॉर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी। बी जो है अब इनके ऊपर केस करती है बाइगेमी का। इट इज़ गिवन सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन जो है इसमें सत्य होगा। ठीक, अब देखिए, ये कह रहा है कि ए इज़ लाइबल टू द पनिश अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ रिलेटिंग टू मैरिज। अब चूंकि ए और बी दोनों हिंदू थी और शादी हिंदू में हुआ था, इसलिए यहाँ हिंदू लॉ लगेगा और यहाँ पनिशमेंट मिल सकती है। दूसरा, ये आपने देखा कि ए और बी हिंदू हैं या फिर दूसरे भी हैं, इंडियन पिनल तो सब पे लागू होता है, तो वह जो है ए के अनुसार भी ये पिनल कोड के अनुसार भी लाइबल होंगे। कह रहा है कि मिस्टर ए इज़ नॉट कमिटेड ऑफेंस बाइगेमी, ये तो गलत है, वो बाइगेमी किए हैं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों होगा, यानी ऑप्शन देखो यहाँ डी आपका सही होगा, बोथ ए एंड बी इज अप्लीकेबल। ठीक, अब यहाँ पर देखो, मिस्टर ए हिंदू मेल, मैरिड उनका होता है बी से, वो हिंदू फीमेल है, मैरिज बहुत अच्छे से हुआ है। फिर वो जो है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा आप देखो, ये अब यहाँ पर बदलाव है। देयर मैरिज इज नॉट सोलमनाइज एज हिंदू रीत एंड सेरेमनी एज ये एनी अदर कस्टम, उनके रीति और सेरेमनी के अनुसार शादी नहीं हुआ है। अब ए बी की शादी यहाँ कह रहा है कि वो रीति रिवाज के अनुसार नहीं हुआ, बट वाज परफॉर्म बाई सीकिंग ब्लेसिंग ऑफ देयर फैमिली मेम्बर, केवल परिवार का आशीर्वाद मिल गया, मियाँ भी राजी हो गए, बस हो गया, कोई रीति रिवाज नहीं, कोई सेरेमनी नहीं। ठीक है, आफ्टर हिज मैरिज टू द मिसेज बी, मिस्टर ए अंडर गोज द रिलीजन कन्वर्जन इनटू ये रीजन एक्स, तो वह जो है ये अपना जो है रिलीजन कन्वर्ट कर लेते हैं और वह जो है यहाँ पर एक्स से शादी ई करते हैं, जो दो वाइफ को परमिट करता है, ये सी से शादी करते हैं। अब कह रहा है कि इट कंप्लायंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्रैक्टिंग अ वैलिड मैरिज अंडर एक्स, मिस ये बी फाइल अ क्रिमिनल कंप्लेंट। अब मिस बी जो है क्रिमिनल कंप्लेंट दायर करती है बाइगेमी का, क्या अब सक्सेसफुल होगी? चूँकि यहाँ पर देखो, यहीं क्लियरली आपको दिख रहा है मैरिज तो हुआ नहीं, ए और बी की मैरिज कहाँ हुआ, परिवार के ब्लेसिंग से रह रहे हैं। इसीलिए ध्यान रखना, शादी करना तो ये नहीं कि जो है ये बाबू ने थाना थाया करके और शादी हो गई,
केवल बाबू सोना की शादी से कुछ नहीं होता है, आपको जो है सेरेमनी करना पड़ेगा। आपको लगता होगा ना कि क्या ज़रूरत है इतनी ज़्यादा जो है ये खर्च करने की। अगर आप खर्च नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल जाओ कोर्ट में और कोर्ट मैरिज कर लो, रजिस्ट्रेशन करा लो अपने शादी का, बच जाओगे। नहीं तो बाबू सोना पलटे तो आपका काम ख़त्म, ठीक। या फिर टेंपल में भी ऐसे टेंपल नहीं कि आप ये गांव में जो है ये छोटा सा टेंपल है, आप गए भगवान को साक्षी माने, सिंदूर लगाए, हो गया शादी। आप टेंपल में भी ऐसे टेंपल में जहाँ जाएं जहाँ पुजारी हों और अथराइज हों फॉर रजिस्टरिंग मैरिज, और वो लिख करके दें कि हमारे सामने जो है भगवान को साक्षी मान करके शादी हुआ। तो यहाँ पे ये मामला गड़बड़ हुआ, इनकी तो शादी हुई नहीं और ये कन्वर्जन कर लिया हस्बैंड जी, और हस्बैंड जी जो है को पसंद आ गई कोई दूसरी, और वो जो है अब क्या इनको बाइगेमी का ये आरोप लगा सकती है? नहीं लगा सकती है। क्यों नहीं लगा सकती है? क्योंकि मैरिज ही नहीं हुआ, इनका मैरिज ही सबसिस्टेंस में नहीं था। देखो ये कह रहा है ना कि मिस्टर ए हैज़ नॉट कमिटेड द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी बिकॉज हिज फर्स्ट मैरिज इज नॉट वैलिड। उनकी पहली शादी वैलिड थी ही नहीं, तो बाइगेमी का कहाँ से होगा? बच्चों, लड़के ध्यान दें, आपके काम की बात है, और लड़कियां भी ध्यान दें, हमारी परियां सचेत रहे इस बात को लेकर के। नहीं तो नीतीश कब जो है आपके सोना बाबू नीतीश चच्चा बन के पलटी मार देंगे, पता नहीं। आगे देखिए, अब मिस्टर ए, अब मेल बिलोंगिंग टू रिलीजन पी, अब थोड़ा सा ये फैक्ट बदला है। ये जो है यहाँ रिलीजन नहीं बता रहा है, वो कह रहा है एक पी रिलीजन के से संबंधित है। हैज़ बीन मैरिड टू मिस्टर एच बी, जो मिसेज बी से शादी करते हैं, फीमेल बिलोंगिंग टू रिलीजन पी, जो वो भी उसी धर्म की है, पी धर्म की। देयर मैरिज वाज सोलेमनाइज्ड टू कंप्लायंस विद ऑल लीगल रिक्वायरमेंट टू कंट्रैक्टिंग अ वैलिड मैरिज अंडर रिलीजन पी। और ये दोनों जो है पूरी तरह से कानूनी विधि रूप से जाके शादी करते हैं। अब चालाक है, देखो यह जो है लीगल रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल हो गई। अब मोनोगेमी इज ये यहाँ पर देखोगे स्पोज एज द चेरिश्ड वैल्यू ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ रिलीजन पी। कह रहा है कि यहाँ पर जो है ये इसके अंदर इस जो धर्म है उसमें जो है इस धर्म को में मोनोगेमी का मतलब क्या होता है? एक शादी। पॉलीगेमी का मतलब होता है एक से अधिक शादी। तो मोनोगेमी है यानी एक ही शादी वैलिड है उस धर्म में। एंड प्रोवाइडेड एज द प्री कंडीशन फॉर अ वैलिड मैरिज फॉर द फॉलोअर्स ऑफ रिलीजन, ठीक है। और वो कहता है कि अगर आप एक शादी करते हैं तभी वैलिड है। आफ्टर हिज मैरिज टू मिसेज बी को कितना कष्ट हो रहा है बताओ? शादी के बाद मिस्टर ए अंडरगोज रिलीजन कन्वर्जन, फिर से पलटी मार दिए, उनका धर्म परिवर्तन कर लिए इनटू अ रिलीजन क्यू, एक नया धर्म रिलीजन क्यू में, विच लीगली परमिट मेल टू हैव टू वाइफ, जिसमें ये अलाउ किया गया कि 2 बीवियाँ हो सकती है। देयर आफ्टर मिस्टर ए गॉट मैरिज टू मिसेज सी अ फीमेल बिलोंगिंग टू रिलीजन क्यू, और वह जो है सी एक फीमेल जो क्यू रिलीजन से है उनसे शादी कर लेते हैं इन कंप्लायंस विद ऑल द लीगल ये रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्रैक्टिंग अ वैलिड मैरिज अंडर द रिलीजन क्यू, पूरा जो है लॉ के विधि अनुसार हो जाता है। अब कह रहा है कि मिसेज बी वाइफ फाइल्ड अ क्रिमिनल कंप्लायंस अगेंस्ट मिस्टर ए टू कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी। यहाँ पर बी जो है, बी की वाइफ जो है, मतलब ये बी जो वाइफ है वह जो है ये बाइगेमी का आरोप लगाती है ए पे। अब इस सिचुएशन में कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगा, आपको बताना है कि इस सिचुएशन में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ कह रहा है देखो, मिस्टर ए हैज़ कमिटेड ये बाइगेमी अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ रिलेटिंग टू मैरिज। अच्छा, यहाँ पर कहीं भी हिंदू ये लॉ का चर्चा है क्या? ऐसा कहीं हिंदू लॉ का है? वो कह रहा है रिलीजन पी, हो सकता है कोई दूसरा भी हो सकता है लॉ, हम हिंदू लॉ कंफर्म तो नहीं कह सकते हैं ना, इसको हम लोग जो है अभी रखते हैं, ये तो हो नहीं सकता। कह रहा है मिस्टर ए हैज़ कमिटेड बाइगेमी अकॉर्डिंग टू द पिनल लॉ। पिनल लॉ पे वो जरूर है क्योंकि वह जो है चाहे किसी भी धर्म के हैं, ये वहाँ पर पिनल लॉ लगेगा। पिनल लॉ तो फॉर एवरी सिटीजन था, तो ये तो सही है। कह रहा है कि मिस्टर ए हैज़ कमिटेड द बाइगेमी अकॉर्डिंग टू लॉ रिलेटिंग टू मैरिज ऑफ रिलीजन पी, और रिलीजन पी के तहत जो है बाइगेमी के शिकार होंगे, क्योंकि देखो रिलीजन में कह रहा है मोनोगेमी, ये जो है चेरिश्ड जो है यहाँ पर वैल्यू था ये मोनोगेमी इस धर्म का, कि इसमें परमिशन नहीं था दूसरे ये शादी करने के लिए, तो ये इसके अनुसार होंगे। यानी बी और सी
तो ऑप्शन डी आपका सुटेबल है। बी और सी के अनुसार ये बाइगेमी के परमिशन, ये बाइगेमी के जो है आरोपी होंगे, ये बाइगेमी कमिट कर रहे हैं, हिंदू मैरिज के नहीं, क्योंकि यहाँ कहीं चर्चा नहीं है इसमें क्वेश्चन के अंदर हिंदू मैरिज का या हिंदू धर्म के होने का। अगला चीज़ देखिए, लास्ट जो है आज का ये आपके क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा कथन इसमें जो है असत्य है। ठीक, यहाँ पर आपको असत्य ये क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है। कह रहे मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज प्री कंडीशन फॉर परफॉर्मिंग अ वैलिड हिंदू मैरिज। ठीक, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम एंड हस्बैंड ऑफ वाइफ, अच्छा इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ ये हस्बैंड एंड वाइफ इज अ प्री कंडीशन टू परफॉर्मिंग ए वैलिड हिंदू मैरिज। अब ये गोविंदा से प्रेरित है, जैसे गोविंदा, ये आपने नाम सुना होगा ना एक्टर गोविंदा जी का, तो गोविंदा जी अपने वाइफ सुनीता जी से एक बार तो शादी किए ही थे, दोबारा फिर से शादी किए। ऐसे बहुत सारे कपल आपको मिल जाएंगे कि अपना जो है शादी ये एक बार किए हैं, फिर वो उसी व्यक्ति से, वो बाइगेमी के अंदर नहीं आता है, क्योंकि सेम पर्सन है, वो अपना जो है एंजॉय एक सेरेमनी करने के लिए करते हैं। अब कह रहा है कि यह जो है हिंदू मैरिज में प्री कंडीशन है वैलिड होने के लिए, कि 2 बार शादी करो लाइफ टाइम में, ठीक, बार बार शादी करो, ये है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो उनका फैशन है। तो ये तो गलत है स्टेटमेंट, और पहला इनकरेक्ट पूछा था, यही स्टेटमेंट मिल गया हम लोग को इनकरेक्ट। ठीक है, ये जो है प्री कंडीशन नहीं है, ये ध्यान रहे। आप कर सकते हैं अपने ही वाइफ से, आप जो है हर साल शादी करिए, आप जो है रोज़ शादी करिए, गांव वाले को रोज़ खिलाइए, क्या दिक्कत है, गांव वाले भी खुश, आपके ये जो है मैडम जी भी खुश, रोज़ रोज़ उनको गिफ्ट मिलेंगे, रोज़ जो है उनको आप जो है हार बनवा के देंगे, झुमका बनवा के देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो यह इनकरेक्ट हो गया आपके ऑप्शन ए। रिलीजन कन्वर्जन इज नॉट अ डिफेंस टू ऑफेंस ऑफ बाइगेमी अंडर द पिनल लॉ, ये डिफेंस के रूप में रिलीजन कन्वर्जन नहीं यूज हो सकता है। आप ये प्ली नहीं ले सकते हैं कि हमने धर्म बदल लिया इसलिए हम दोषी नहीं हैं, गलत हो जाएगा। तो ये तो सही है। बाइगेमी इज एन ऑफेंस अंडर द पिनल लॉ, ये भी सही है। ऑफेंसिव बाइगेमी कैन बी कमिटेड अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ हिंदू रिलेटेड मैरिज, ये भी सही है। हिंदू धर्म में भी ये बाइगेमी है, पिनल लॉ में भी बाइगेमी है, और रिलीजन कन्वर्जन आप जो है एक डिफेंस नहीं ले सकते, ये भी बात सही है। तो ये इसका जो है रॉन्ग आंसर है। तो आज जो है हम लोगों ने ये 4 पैसेज किया है, तो 4 पैसेज इसका हम लोग ये सेकेंड पार्ट में देखेंगे। तो आप इस अप्रोच को सीखिए बाबू, आपको लॉ से आप दुनिया की कोई किताब पढ़ लीजिए, कितना भी फैक्ट जुटा लीजिए, जब तक ये आपको अप्रोच नहीं आएगा करना, सब बेकार है। तो इस कारण से हम ज़्यादा फोकस करा रहे हैं आपको ये सिखाने का, और ये आपको लग रहा होगा चूँकि हम ये फ्री में आपको कंटेंट मिल रहा है, तो इस कारण से हो सकता है बहुत बच्चे सीरियस नहीं भी होंगे, मुझे पता है, बट ये क्या है, ये आपको एग्ज़ाम के समय इसकी वैल्यू पता चलेगी, ये बहुत वैल्यूएबल है आपके लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम आपसे विदा लेते हैं। सबको गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।